एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 लोग का आईआईटी में सिलेक्शन होता है इस पूरे पटवा टोली गांव से। इस पटवा टोली की। तंग गलियां और उन गलियों से आती खट खट की आवाज। इन दोनों के बीच दो तरह की दुनिया बसती है जो ध्यान मग्न है। एक वो जिनके हाथ ताने बाने पर चलते हैं और दूसरी वो जहां बच्चे बड़े बड़े सपने बुनते हैं। कितने नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? नीट वाले कितने? लड़कियां हैं ज्यादातर। और आईआईटी? मशीनों की ये आवाज मेरे आपके लिए शोर हो सकती है, लेकिन यही पटवा टोली गांव का ईंधन बन चुकी है। पूरे बिहार में आज भी एक जगह पर कहीं 1200 फैक्ट्री है क्या? कब से काम कर रहे हैं? 60 से कम हो रहा है उम्र। हम लोगों के तो अब रिटायर होना चाहिए था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं पावर लूम्स वाले घरों से अब आईआईटियंस निकल रहे हैं। और अच्छा कुछ होना चाहिए। सरकार से कुछ मांग करते हैं, कुछ अच्छा होना चाहिए आप लोगों के। हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्यों? हम लोग मजदूरी करते हैं ना। तो ये है पटवा टोली गांव। पटवा टोली बिहार के गया जिले के मानपुर ब्लॉक का एक छोटा सा गांव। पटवा यानी बुनकर, और इस गांव में आपको यही कम्युनिटी मिलेगी, बुनकर कम्युनिटी। और हर घर में अभी क्योंकि लाइट चली गई है तो मेरी आवाज़ आप तक आराम से पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी तो ये जो मशीनें आपको पीछे दिख रही हैं ये इतना शोर करेंगी, इतनी आवाज़ के दो लोग जो बराबर भी खड़े हैं उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ में बात करनी पड़ेगी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं पटवा टोली तो वहाँ पे इस गांव की पहचान आईआईटी विलेज के नाम से मिलती है, इंजीनियर्स का गांव। लेकिन ये वही गांव है जिसे कभी मैनचेस्टर ऑफ बिहार कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? मैनचेस्टर ऑफ बिहार में एक जगह पर यहाँ 1200 इकाई है। 1200 इकाई यानी 12,000 पावर लूम उद्योग। 12,000 पावर लूम। हाँ, पूरे बिहार में आज भी एक जगह पर कहीं 1200 फैक्ट्री है क्या? यहाँ पे 1200 फैक्ट्री है। यही गांव कारण है में कि एक गांव में तो मैनचेस्टर ऑफ बिहार है, आज भी है। अब यहाँ पे इस वक्त क्या बन रहा है? ये तो बीम हो रहा है। अच्छा। और वो हम लोग नारा बांटते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या बन रहा है? ये नारा बटा रहा है। अच्छा, नाड़ा बट रहा है। और ये चादर बन रही है। ये चादर, ये बीम होगा तो चादर बनेगा इसका। अच्छा, क्या होगा? बीम होगा ना। अच्छा। तो फिर बीम होला के बाद फिर चादर बनता है। अच्छा, आप कब से काम कर रही हैं? काम तो हम लोग जो है जन्म यही है तो यही करिए रहे हैं शुरू से। कितना साल हो गया? 30-35 होइए जाएंगे, 40 बरस होइए गया होगा। एक बात बताइए, हम जब चल के आ रहे थे तो इतना शोर लग रहा था हमें गली में। तो आदत वाला है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि इतनी शोर, तो इतना क्या कर रहे हैं, यही काम है तो शोर नहीं होगा तो कैसी बनेगा। कभी बंद होती है ये मशीन? हाँ, लाइन कटेगा ना तो बंद हो जाएगा। तो तब लगता है कि अब शांति हो गई, चैन आ गया। हाँ। और ये जो इतना ये सब जम गया है इसके ऊपर, ये क्या है? ये सब गर्दा है, ये सब उड़ता है इसी का। यहीं पे गर्दा उड़ता है। हाँ। गर्दा उड़ा दिया तब का अब काम होगा तो गर्दा ना उड़ेगा। कितना यहाँ पे महिलाओं को कितना मिल जाता है फिर एक दिन का? 200-250 हो ही जाता है। कितना? 200-250। 200-250। और जो आदमी लोग काम करते हैं उनको 3-3.5 होता होगा। आओ का क्यों अलग? मैंने जेंट्स के बारे में उतना जानते ना है। अच्छा। लेकिन वो उतना होता है, बराबर नहीं होता? नहीं, बराबर ना होता है। उनको अलग और आपको अलग। और काम एक ही है। और काम एक ही है। ये तो गलत बात हो गई। जेंट्स भी करेंगे तो वही गर्दे वाला काम करेंगे। हम लोग के भी है तो गर्दे वाला काम है। लेकिन आपको वही 2-250 होगा। काम एक है लेकिन पगार अलग अलग है। आपको क्या लगता है? आपने तो बदलते हुए देखा होगा, आपकी उम्र इसी काम में निकल गई। हाँ, पहले यहाँ पर हथकरघा था। हमने खुद हथकरघा पे कपड़ा बनाने का काम किया हूँ। हम बड़े अपने लेबर क्लास में काम सब करते थे। उसके बाद जैसे जब ये थे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, तो बोले कि अब आप लोग इसमें जमाना बदल गया, मशीन लाइए मोटर वाला। तो हम लोग सोचते थे कि मशीन आएगा, पहले पक्का ही ढलाई नहीं था,
अच्छा, खपड़ा पोत और मट्टी का दीवार। अच्छा। दीवार भी मट्टी का रहता था, ऊपर छप्पर था और मिट्टी की दीवारें मिट्टी थी। में। तो लगता था कि जो वाइब्रेट करेगा तो ये दीवार गिर जाएगा, टूट जाएगा, मकाने गिर जाएगा। ये सरकार तो हम लोग को बर्बाद कर रही है। जबरदस्ती सरकार आके मेरे घर में भी 2 मशीन लगाती है, अच्छा, प्रेस करके कि गिरेगा तो आपको हम नया बनवा देंगे, ये एग्रीमेंट किया वो। तो चलने लगा तो लगा कि ये तो कपड़ा हम 10 गुना ज्यादा बनाने लगे। उसके बाद हम 8 मशीन अपना पैसा से खरीदे, अच्छा, 2 मशीन फ्री में दिया, फिर 8 खरीदे। और ये धागा जो है बिहार में जगन्नाथ मिश्र मिल खोले। ये धागा जो है बिहार में मिलता था बहुत सस्ता में, मुकामा, पंडौल, भागलपुर सब बंद हो गया। लालू राज 15 साल जो आया तो कोई फैक्ट्री नहीं बचा है, सब सब फैक्ट्री हो बंद गया। हो गई। अभी तमिलनाडु चाहता 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी का भाड़ा लगता है। और पहले ये बिहार में ही बनता था। बिहार में बनता था, जो 10,000 के भाड़ा में आता 1.5 लाख रुपए लगता है। यहाँ गांव में या आपने गांव के बाहर भी यूनिट जो लगाई होंगी, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? सिर्फ आप? हम अपने हैं, सिर्फ अपना बताइए। हम अपने तो करीब 70-75 लोग। 70-75 लोगों को रोजगार। और वैसे यहाँ पे अगर रोजगार की बात की जाए पटवा यहाँ टोली पर में पटवा टोली में 35 से 40 हजार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। 35 से 40 हजार, मतलब रोजाना। माने अगर मान के चलिए एक परिवार से 4-5 लोग भी काम करते हैं तो 20,000 परिवार का रोजी रोजगार यहाँ के फैक्ट्री चल रहा है। रोजाना कितने का कारोबार हो जाता है यहाँ? कैलकुलेटर लगा के जोड़ना पड़ेगा। कैलकुलेटर लगा के जोड़ना पड़ेगा। बिहारी सब बाहर में काम करता है, जबकि बिहार में इतना काम है ना कि किसी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, पलायन होता, सरकार जो है तो जो व्यवस्था चाहिए वो दे नहीं पा रही है। क्या लग रहा है फिर कौन कर पाएगा ये सब? कोई है ऐसा जो कर सके इसको? बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर हो तो हम लोग को विकास ज्यादा हो। अच्छा, जेडीयू के बजाय बीजेपी का आप जितना डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग मीडिया से हैं, एक लिस्ट निकाल के देखिएगा। जो चिल्ला के नीतीश कुमार ऐसे जो कहते हैं कि हमने विकास किया है, वो टोटल मंत्रालय भाजपा के मंत्री का है। यहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें पावर लूम ना हो, मतलब जहाँ पे कपड़ा नहीं बुना जा रहा हो, पावर लूम पे कपड़ा ना बन रहा हो। आपको यहाँ सड़कों से लोग गमछा ढोते हुए मिलेंगे, जैसे कि ये, और कपड़ा बनाते हुए मिलेंगे। तो अब कैमरा और साउंड दोनों फॉलो करेंगे और देखिएगा कि हम कुछ मीटर की दूरी पर आप कैमरा कभी इधर घुमाइएगा, कभी इधर, और हर घर में आपको कपड़ा बनता हुआ मिलेगा। ये है पटवा टोली गांव। तो ये देखिए इधर, ये संकरी गलियां, छोटे छोटे कमरे, खटर 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 खटर, वही एक आवाज। और इनमें सिर्फ कपड़ा नहीं बुना जा रहा, भविष्य के सपने बुने जा रहे हैं, क्योंकि ये वही गांव है जहां से हर साल औसतन 20-25 इंजीनियर्स IITians निकलते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो IIT के अलावा जो और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं हमारे देश के, NITs हैं, उनमें दाखिला लेते हैं। जो घर मकान बने हुए हैं उन पे रंग रोगन नहीं दिखेगी आपको, सब तरफ एक ही जैसा है। मैंने जानने की कोशिश भी की, जब हमने देखा कि दीवारें सारी ऐसी हैं, फर्स्ट फ्लोर तक तो आपको ग्राउंड फ्लोर थोड़ा पेंटेड दिखेगा, लेकिन उसके बाद सारी दीवारें ऐसी हैं जिस पे प्लास्टर भी नहीं है, पेंट भी नहीं है। उसकी वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि जितना पैसा वो रंग रोगन में और पेंट करने में लगाएंगे, उससे बेहतर है कि वो एक पावर लूम एक्स्ट्रा लगा लें या व्यापार में, इस बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। पटवा समाज यानी बुनकर जो हमेशा से कपड़ा बुनने का काम करते आए हैं। ये पहले एक छोटा सा क्लस्टर हुआ करता था, हैंडलूम क्लस्टर, लेकिन अब लगभग सारा कुछ पावरलूम पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन वो हैंडलूम यानी हाथ से चलने वाला करघा, हथकरघा, वो कैसे काम करता था उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिसने आपको बहुत विजुअली रिच स्टोरीज भी दिखाई हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरीज भी थी जो एस्थेटिकली आपको करेक्ट ना लगी हो, चाहे वो दिल्ली स्लम्स हो या धारावी एपिसोड रहा हो।
उसी के इर्द गिर्द आपको ये भी दिखाई देगा, जहाँ पे जो धागा जिससे कपड़ा बुना जा रहा है, उसका गर्दा भी आपको पंखों पर, बांस की जो बल्लियां हैं उन पर या इन डोरियों पर चिपका हुआ दिखाई देगा, कहीं जाले भी दिखाई देंगे। लेकिन ये स्टोरीज वो स्टोरीज हैं, मतलब ये कहानियां वो कहानियां हैं जिन्हें आप तक पहुंचना ही चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम जहां भी जाएं हम ऐसी कहानियों को तलाशें, ऐसे लोगों से मिलें जो इन परंपराओं को या जो ये जो विरासत है इसको सहेज रहे हैं, जो अपने स्किल को, अपने कौशल को संभाले हुए हैं अभी तक। वो बेशक मशीन पर शिफ्ट नहीं हुए, हाथों से काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश कामयाब लगती हो तो आप जिससे जुड़ सकते हैं उसके मेंबर भी बन सकते हैं। मैं यहाँ हथकरघा देखने आई हूँ। हथकरघा अपने आप में सुनने में एक बहुत ही प्यारा शब्द लगता है, तो देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और यहाँ धागा कैसे बनता है। काका कोई गाना गुनगुना रहे थे क्या आप? हाँ, बोल तो रहे थे। कौन सा गाना गुनगुना रहे थे? कौन सा? सुनाइए अभी मुझे। सुनारा हुआ इतना मनोरंजन है ये। कुछ गुनगुना रहे थे अभी, वो गुनगुनाइए। कौन सी गुनगुना है? वो मूड रहता है तो अपना निकालते हैं। हाँ तो अच्छा, मन मन में ही गाइए। नहीं। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी कुछ गुनगुनाने की। तो ये क्या बना रहे हैं आप? चादर। चादर? जी हाँ। इसको बनने में कितना समय लगेगा? कब बनने में? चादर ये वाला एक को तैयार होने में हाँ, ये 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा। 1 घंटा। 1 घंटे में एक चादर? और पूरे दिन में कितनी चादर बना देंगे? 7 गो 8 गो और का। 7-8। तो चादर के हिसाब से पैसा मिलता है या दिन के हिसाब से? नहीं, चादर के हिसाब से मिलता है। कितना मिलता है? एक चादर के 35 रुपया मिलता है बस। और यही चादर अगर मशीन पे बनती तो कितना मिलता? मशीन पर के और मजदूरिया कम नहीं करना। कम मिलता। अभी आपको एक चादर बनाने का 35 रुपया मिलेगा और एक दिन में आप 7-8 चादर बना देंगे। हाँ, 8 तो पूरे दिन का कितना कर लेते हैं? 300 रुपया होगा, 315 रुपया होगा। 9 ठो बनाएंगे तो। और कब से काम कर रहे हैं? कब से काम? उम्र के हिसाब से देखिए कि कब से हम कर रहे हैं। हैं? बताइए। 60-65 से कम हो रहा है उम्र। हम लोगों के तो अब रिटायर होना चाहिए था, लेकिन पेट के चलते इंसान काम नहीं करता है। तो रिटायरमेंट की उम्र में काम कर रहे हैं? हाँ, तब और क्या सोच रहे हैं? तो घर में बच्चे हैं? बच्चा है ना। इंजीनियर भी है कोई? ना, नहीं। ये लगातार जो आवाज आती रहती है, दर्द नहीं होता सिर में? सिर में दर्द कैसे होगा? इससे ज्यादा तो दर्द होगा जो झनझन ज्यादा करता है उसमें। पावर लूम। हाँ। तो और अच्छा कुछ होना चाहिए। कौन सी? सरकार से कुछ मांग करते हैं, कुछ अच्छा होना चाहिए आप लोगों के। हम लोगों को मिलेगा। हम लोगों को नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्यों? हम लोग मजदूरी करते हैं ना, अपना ना है कि हमारा जो मिलेगा सरकार की तरफ से तो अपना होगा। अच्छा बताओ जरा, ये मशीन कैसे चलती है? मशीन नहीं, हथकरघा। ऐसे इसमें धागा लगाया, इसमें इसी को ताना वाना बोलते हैं क्या? ताना और बाना कौन सा है? ताना वो वाला है। वो ताना है। हाँ, ये हम भर रहे हैं इसमें। ये बाना है। हाँ। बाना मतलब बुनाई। तो आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स की लिरिक्स में ताना बाना बहुत सुना होगा। हाँ, ताने बाना बोलते हैं। वो ताना बाना असल में ये है, ये ताना जो तना हुआ धागा है वो ताना है, और बाना मतलब जो बुना जा रहा है वो बाना है।
हथकरघे हालांकि यहाँ पर अब 1% के करीब ही रह गए हैं, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, मशीनों पे काम करने वाले लोग और हथकरघे पे काम करने वाले लोग, और इसके अलावा वो हकीकत जो इस गांव को आईआईटी विलेज का दर्जा दिलवाती है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये एक वृक्ष नाम की एक फाउंडेशन, वृक्ष, तो वो जो एक छोटी सी कोशिश थी वृक्ष फाउंडेशन की बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की, वो इतनी कारगर साबित हुई कि आज की तारीख में अगर मैं 2025 की बात करूं, 40 बच्चों ने 2025 में जेईई मेंस क्वालिफाई किया, पास किया एडवांस के लिए, जिसमें से 28 बच्चे जो थे वो वृक्ष फाउंडेशन में पढ़े हुए थे। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्यूशन दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। और वो मॉडल क्या है, वो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, वो कैसे इतना सफल हुआ कि आज इस गांव की पहचान बदल गई है। तो अब वृक्ष फाउंडेशन की तरफ चलेंगे, जो एक छोटे से घर से ही चल रही है लेकिन बड़ा बदलाव ला रही है। तो वृक्ष जो एक लाइब्रेरी सेटअप है जहाँ पे बच्चे आकर पढ़ सकते हैं और अपनी ही जो पढ़ाई है, उन्हें जो आता है वो दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे डिजिटल क्लासेस भी हैं और जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो ही पढ़ाते हैं, और आगे जो दूसरे बच्चे, ये सारे बच्चे यहाँ पे वो हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स भी वो हैं जो उनसे सीनियर हैं, उन्हें जो आता है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से सब मिलकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जैसे जो आता है वो बांटते हैं, सीनियर्स जूनियर्स को पढ़ाते हैं और अपना समय बांटते हैं, जो क्वेरीज हैं उनको शेयर करते हैं। क्या आप प्रोफेसर हो गए? नहीं मैम, मैं एक्चुअली वृक्ष विद चेंज में क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं 11th क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ, अभी मैं 12th में हूँ। अच्छा, हाँ, और ये सारे स्टूडेंट्स? ये सारे अभी 11th के हैं। अच्छा, तो तुम 12th में हो और यहाँ हाँ। पे 11th से पढ़ रहे हो। हाँ। तो अब अपने जूनियर्स को हाँ, पढ़ा रहे हो? अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आईआईटी एग्जाम देना है? हाँ, अभी 2026 में। हाँ, टारगेट है? हाँ, मेरा टारगेट है। अच्छा, तो आईआईटी ही क्यों जाना है? क्योंकि आईआईटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। काफी एकदम इंटरव्यू वाला जवाब याद कर रखा है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे पढ़ाने में कि मैं अपना टाइम इतने सारे बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं 1 घंटा अपना ही पढ़ लूँ? नहीं मैम, मैं तो बेसिकली जो हमारे वृक्ष में जो सबसे पहली चीज़ है जो मेरे को सिखाई गई वो है तो जूनियर्स फर्स्ट, और क्योंकि हम लोग को अपने जूनियर्स की भी हेल्प करनी चाहिए। और यही बात मेरे खुद के पढ़ाई की, तो जो आईआईटीज़ वगैरह के एग्ज़ाम है उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछता है। तो अगर मैं अभी 12th का स्टूडेंट होकर 11 को पढ़ाता हूँ तो एक तरह से मेरा भी कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, और जो मैंने 1 साल में सीखा है वो मैं अपने जूनियर्स को दे पाता हूँ। और मुझे तुम जब 11th में थे तो तुम्हें भी कोई सीनियर हाँ, पढ़ाता होगा? मैं भी जब 11 में था तो मुझे मेरे सीनियर्स पढ़ाते थे। अभी मैं सीनियर हूँ तो मैं इन लोग को पढ़ा रहा हूँ। कितने नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? नीट वाले कितने? लड़कियां हैं ज़्यादातर। और आईआईटी? सब आईआईटी। तो आईआईटी क्यों जाना है? आईआईटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इन फ्यूचर उसमें ग्रोथ है, तो उसका फ्यूचर स्कोप ज़्यादा है आईआईटीज़ में आज के डेट में। अच्छा, तो बिजनेस नहीं करना? वो साइड भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल पर वो हाँ। पॉइंट अच्छा रहेगा। ये क्लासेस बेशक आपके एयर कंडीशनड स्कूल्स और क्लासरूम से बहुत अलग हैं, बांस के स्ट्रक्चर पर टेंट डाल के चल रही हैं, एस्थेटिकली करेक्ट नहीं है या दिखने में आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये मॉडल आप तक पहुंचना ज़रूर चाहिए, जो सामाजिक सामुदायिक भागीदारी का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही शानदार मॉडल है कि कैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं जो पढ़ने आए हैं, उन्हें पढ़ाने वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर बोर्ड पर जो आपको ज़्यादातर लड़कियाँ दिखेंगी वो स्टूडेंट्स हैं जो खुद आईआईटी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर इस एक जो घर में एक जो स्कूल खोला हुआ है, वृक्ष नाम की जो संस्था है, उसने वहाँ पे वो पढ़ने आते हैं और पूरे दिन में से 1 घंटा निकालते हैं इन बच्चों के लिए, नर्सरी टू क्लास 10th, और उस 1 घंटे में वो उन्होंने जो पढ़ा है या फिर जो वो जानते हैं उसको बांटते हैं। वृक्ष 2013 से ये हम लोग चला रहे हैं, और जब शुरुआत हुआ था तो हमारे पास 1 ही या 2 बच्चे थे, तो हम लोग वैसे बच्चे को सपोर्ट करे थे जिनके पापा नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जैसे लोग सारे स्कूल बच्चे जाते थे, तो हम लोग बस वीक में 1 दिन बुलाते थे उन लोग को, और फिर जो भी उनको ज़रूरत पड़ता था, बुक्स, कॉपी, किताब, इवन ड्रेस भी, तो सब कुछ हम लोग को देना होता था। इवन उनका जो ट्यूशन फी होता था वो सारा हम लोग पे करते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि यहाँ पे कुछ बच्चे लोग बढ़ गए हमारे पास, तो हम सबका फी पे नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने स्कूल से बात किया, तो उन लोग बोले कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समाज को हमको प्रमोट करना है, तो कुछ बच्चे का स्कूल फी वो माफ़ कर दिए।
तो बाकी कॉपी किताब हम लोग को देना होता था। धीरे धीरे लड़के लोग बढ़ते गए और जैसे जैसे ये लोग आपस फ्रेंड सर्कल में बोलते गए ये सिलसिला बढ़ता चला गया। कोरोना काल से 19-20 जो आया उस समय से हम लोग ये IIT JEE मेंस का स्टार्ट किए। उस समय से ये अभी तक चलता चला। कोविड के बाद से मतलब कोविड के समय से ही ये चलता चला है। बहुत पहले से ही जो हमारे सीनियर्स हैं कंबाइंड स्टडी करते थे। किन्हीं के घर में अगर एक रूम है तो वहाँ पे 4-5 बच्चे एक इकट्ठा हो गए दिन में या रात में, वो अपना एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको जो भी प्रॉब्लम आता है या जिनको जो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा वो आपस में शेयर करके या पूछते हैं आपस में, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जनरली कंबाइंड स्टडी बोलते हैं। तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया जिससे उनका आउटपुट और अच्छा आया। बच्चे लोग का IIT में सिलेक्शन अच्छा होने लगा। पहले हमारे फर्स्ट में एक जितेंद्र भैया आए थे, उसके बाद 2-3, फिर एक बार 7 आया था, फिर उसके बाद फिर कम गया, फिर धीरे धीरे 10 के एवरेज चलता गया। लेकिन अभी जिस रेशियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 लोग का IIT में सिलेक्शन होता है इस पूरे पटवा टोली गांव से। इस पटवा टोली की। अब बाकी यहाँ पे है कि ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं एज ए पाठशाला यहाँ पे आ रहे हैं, फ्री में ही आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनको सीखना है और दूसरों को सिखाना है। जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, इनके हिसाब से जो टीचर्स हैं वो 11th और 12th के बच्चे हैं और वो भी यहाँ पे क्लासेस ही कर रहे हैं। तो जो यहाँ से IITians निकलते हैं वो लौट के आते हैं यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट हुए हैं जब भी उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है तो वो बच्चे यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमारे जूनियर्स क्या कर रहे हैं। हर एक संडे को यहाँ पे टेस्ट होता है, तो टेस्ट से एनालाइज हो जाता है कि बच्चा कितना ले पा रहा है या कितना सीख पा रहा है। उसी हिसाब से वो अपना मेंटरिंग करते हैं वो वहाँ पे। अब आप सोचिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक भागीदारी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन कहते भी हैं कि इस वक्त हमारे देश पर जितना भी दुखों का जो पहाड़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का आधार जो है वो अशिक्षा है। तो अगर ऐसे ही कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स हम सब अपने स्किल्स को अगर बांटें, चलाएं, तो सोचिए कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एक जो रिपोर्ट है, डेटा है, वो ये बोलता है कि 25% जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो ही केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लायक हैं या एम्प्लॉयबल हैं। चलिए, ये एक प्राइवेट डेटा हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का। तो अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की ही बात करूं तो 2023 और 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अकॉर्डिंग 51% इंडियन ग्रेजुएट्स ही नौकरी करने लायक स्किल रखते हैं। ये गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 51% ऑफ ग्रेजुएट्स वो स्किल रखते हैं कि वो नौकरी कर सकें या 25% ऐसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकें। इंडिया एक ऐसा कंट्री जो दुनिया के उन देशों में शुमार है जो यंगेस्ट हैं, जिनके पास यंग पॉपुलेशन की भरमार है। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र ऑन एन एवरेज 35 साल से कम है। काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, हम इतने यंग कंट्री हैं, तो आप सोचिए कि स्कोप कितना ज़्यादा होगा। हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो काम करने वाली जो आबादी है, उसको ऐसे यूटिलाइज करना होगा कि हम उसे ह्यूमन कैपिटल में बदल सकें, यानी वो रिसोर्स बन सके, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट संतोष कुमार मेहरोत्रा के अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन कैपिटल में अपनी यूथ को कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन में, शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो यूथ है उसे स्किल करना होगा, उसे रीस्किल करना होगा और अपस्किल करना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास स्टील है तो हम उस स्टील से ऑल पिन्स या सेफ्टी पिन्स ना बनाएं, हम उस स्टील से क्यों ना विमान का कोई पुर्जा बनाएं और उसको एक ज़रूरत बनाएं बाकी देशों के लिए। हम उतने आत्मनिर्भर हों, हम उतने डेवलप्ड हों कि हमें फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और का मुंह ना ताकना पड़े। हम बिहार में कई दिनों से घूम रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पटवा टोली एक छोटे से गांव में आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम आप तक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कोशिश है, जो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, आप तक पहुँचा सकें। शायद ये आपके अंदर भी कुछ अच्छा ट्रिगर करे और हमें जो आता है वो हम दूसरों को भी सिखा सकें और कुछ बेहतर बना सकें, सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जिसकी ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में, उम्मीद के किसी लॉ के साथ।